गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने कोरोना पीरियड में यूट्यूब चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सके, है ना। चैनल खोलने का यही मेरा मकसद था कि घर में बैठे बच्चे 8, 9, 10 तीनों के साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई को कर सके। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले 8 क्लास के, 9 क्लास के, 10 क्लास के। कोई भी क्लास का कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने शुरू ही किया है। फिर भी लगभग काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं, काफ़ी वीडियोज हो चुके हैं। आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जहां आप लोग को लगेगा कि कुछ डाउट है आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी। और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। ओके। तो इसके पहले मैं परागन के बारे में बता रही थी, पॉलिनेशन के बारे में, कि एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। वो हो चुका था। अब मैं बता रही हूँ अंकुरन, पेज नंबर 149। ठीक है, तो बस अब हम शुरू कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर 8, अभी 8 ही चल रहा है ना, चैप्टर 8वां चल रहा है। तो आज हम लोग अंकुरन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कोई बीज अंकुरित होता है ना, कैसे कोई बीज अंकुरित होता है। ये चित्र देखिए, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण। वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पराग कणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। ये देखिए परागकण को, परागकण के बारे में इसके पहले हम बतलाए थे। परागकण कहाँ रहता है? परागकोश में। परागकोश में परागकण भरा हुआ रहता है। वही परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच करके और फिर वे पराग नली होते हुए के अंदर होते हुए मादा युग्मक तक, बीज तक पहुंचते हैं, है ना। तो ये पराग कणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात, ये है वर्तिकाग्र। ये चित्र देखिए आप, गुड़हल का फूल देखे होंगे, उसमें बहुत ज्यादा क्लियर है। पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, पूरे अंडाशय, एक एक अंग उनका सरसों के पौधों में, मैंने सरसों के फूल में, और मालवेसी ग्रुप का ओढ़ल, गुड़हल, ठीक है, ये दोनों फूल में आपको बहुत क्लियर दिखेगा। स्त्रीकेशर, पुंकेसर, परागकण सब कुछ बहुत क्लियर दिखेगा। तो उसमें आप देखिएगा कि वर्तिकाग्र खूब सुंदर सा ऊपर में 5 छोटा 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 बना रहता है, वो वर्तिकाग्र है। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में पहुंचना रहता है ना। ये है पूरा अंडाशय। नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। अंडाशय में मादा युग्मक तक पहुंचना रहता है। किसको? परागकण को। तभी तो पॉलिनेशन होगा ना। परागकण को पहुंचना रहता है। तो परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। यानी कि ये देखिए परागकण है, परागकण वर्तिका से होते हुए नर युग्मक, ये आपको पराग नली से होते हुए मादा युग्मक यहाँ बीच में पहुंचता है, बीजांड तक पहुंच जाती है ना। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती। ये है नली, पराग नली, है ना, ये पराग नली। ठीक है, तो क्लियर है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं,
जब निषेचन हो जाता है यानी कि परागकण जब अंडाशय या बीज यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर, तो निषेचन हो जाता है। तो निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं। युग्मनज कब हुआ? जब मेल और फीमेल यानी कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर जब मिलते हैं निषेचन होता है। तो निषेचन के पश्चात युग्मनज यानी कि जाइगोट, जाइगोट में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होने लगता है। ये जो बीजांड है इसमें एम्ब्रियो तैयार होने लगता है ना, भ्रूण विकसित होने लगता है। और अ, बीजांड में से एक कठोर आवरण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। जो हम लोग फल के अंदर बीज देखते हैं, है ना, बीज क्या रहता है? बीज बहुत कड़ा होता है, कठोर होता है ना। तो बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग बहुत फल के अंदर बीज देखे हैं जो कि बहुत कठोर रहता है, दांत से नहीं टूटता है, हाथ से भी वो नहीं टूटता है। तो अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है। यह बीज में जब परिवर्तित हो जाता है तो अंडाशय जो है, ओवरी जो है, ये काफी तेजी से बढ़ने लगता है, वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बन जाता है। यही फ्रूट्स बन जाता है अंडाशय, है ना। तो ये अंडाशय जो परिपक्व फल बन जाता है, टमाटर है, बैगन है, कद्दू, जितने भी हम लोग फल और सब्जियां खाते हैं, वो ज्यादातर अंडाशय रहता है ना। तो वही परिपक्व होकर के अंडाशय जैसे परिपक्व होकर के फल बन जाता है। और बीजांड में जो भ्रूण विकसित होता है, तो बीजांड में से कठोर आवरण विकसित होता है जो कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो फल के अंदर जब लोग बीज देखते हैं वह बीजांड में, है ना, वह बीजांड है में कठोर आवरण धीरे होते होते काफी कठोर हो जाता है, कड़ा होता है। तो वो बीज हो गया। और अंडाशय जो है वह धीरे 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 नहीं, तीव्रता से वृद्धि करता हुआ तुरंत वो फल में परिवर्तित हो जाता है। टमाटर, बैगन ये सब हमारा फल है ना। आम, अमरूद, सेब, संतरा सब ये सब फल। तो इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एंड वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। आप लोग देखे भी होंगे पौधे में, जैसे मिर्चा लगा या बैगन है, टमाटर का पौधा आप लोग जरूर देखे होंगे कि वो जब होता है, जब फल पक जाता है, जब तब क्या होता है कि धीरे 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 उनकी पंखुड़ियां, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र सब झड़झड़ के नीचे गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ अस्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? पुष्प के किसी भाग को फल के साथ अस्थायी रूप से जुड़े हुए देखे हैं? सोचिए, बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ है? बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ है? बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। बीज से क्या फायदा हुआ? जितने भी हम लोग सब्जियां या फल वगैरह, जितने भी चीज हम लोग खाते हैं, और उनसे जो बीज निकलता है, उसमें जो बीज रहता है, तो उन बीजों से हम लोग को क्या फायदा है? वो बीज से नए पौधे विकसित होते हैं, नए पौधे अथवा भ्रूण होता है ना। आखिर नया पौधा हम कैसे उसको लगाएंगे? उस बीज को रोपेंगे तभी तो नया पौधा होगा, है ना। तो भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियां आने पर उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। और इस प्रक्रम को हम लोग अंकुरण कहते हैं। यदि कोई बीज रखा हुआ है, ऐसे सुखा में रखा हुआ है, धूप पे खुला रखा हुआ है, तो कभी अंकुरित नहीं होगा। या तो उसे बांध करके खूब ठंडा जगह में या तो फ्रीज में उसको रख देंगे तो भी वो अंकुरित नहीं होगा। यदि उसको सिर्फ हम पानी में ही छोड़ देंगे तो भी अंकुरित नहीं होगा। क्या हो जाएगा
इस ये सब परिस्थिति में वह अंकुरित नहीं होता है। इसके लिए उपयुक्त परिस्थिति चाहिए। तो सबसे पहले ये हो गया वर्तिकाग्र, ये परागकण, परागदलिका, और ये है वर्तिकाग्र, वर्तिका काग्र ऊपर में वर्तिका, परागदली होते हुए ये यहाँ तक पहुंच गए बीजांड में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और अंकुरन वाला चीज आप लोग बहुत देखे होंगे घर में, सबके घर में चना भिगोया जाता है और छूट जाने पर आप चना अंकुरित हो जाता है, सब लोग देखे होंगे, कोई नई चीज नहीं है। फिर भी चने के कुछ बीजों को एक रात जल में भिगो दीजिए, अधिक जल को फेंक दीजिए, फिर भीगे हुए बीजों को गीले कपड़े में रख दीजिए। बीजों को सावधानी से खोलकर उसे विभिन्न भागों का परीक्षण कीजिए। हम क्या देखेंगे, है ना, हम ऐसा देखेंगे, बीज में बीज चना जो है अंकुरित हो जाता है और उसमें दो ऊपर नीचे छोटा छोटा निकला हुआ रहता है, भाग रहता है, जिसको कहते हैं ऊपर वाले को परांकुर और नीचे वाले भाग को कहते हैं मूलांकुर। तो ये ऊपर वाला भाग जो प्रांकुर है वैसे बनता है तना, भावी प्ररोह, है ना, तना का निर्माण होता है, तना से ऊपर के सारे भाग, और ये है मूलांकुर, इनसे जड़ तैयार होता है। ये है चना, चना का दो पत्र, है ना, ये चना है, चना का दो पत्र है, जब खोलेंगे तो इस तरह का दो पत्र निकलेगा, एक ऊपर वाला प्रांकुर और नीचे वाला मूलांकुर, यानी कि ऊपर वाला तना, नीचे वाला जड़। अब ये दोनों क्या है, बीज पत्र खाद्य संग्रह, इसमें भोजन इकट्ठा होता है, खाद्य संग्रह इसमें भोजन इकट्ठा होता है। ठीक है, और यही बाद में देखिए, ये जड़ हो गया और ये ऊपर तना, पत्तियां पौधे सब यहाँ पे निकलेंगे, तना शाखाएं फल फूल सब। तो ये तो हो गया अंकुरन। अब है मानव में लैंगिक जनन, मनुष्य में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, हाँ? उनसे क्या लाभ है, क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में। अलैंगिक तो हम लोग जान चुके हैं, और लैंगिक के बारे में जानेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और अभी हम लोग स्पेशली मानव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हम विभिन्न स्पीशीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे हैं। अब हम उस स्पीशीज के विषय में जानेंगे जो हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मानव, मनुष्य। ओके, मानव में लैंगिक जनन होता है, यानी कि मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है, थोड़ा पहले भी आप लोग को बतला चुके, उसमें दो जीव का रहना अनिवार्य है ना, एक मेल और एक फीमेल, दोनों का रहना आवश्यक है। यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है। अब हम स्थूल रूप से एक असंबंध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, है ना, ये तो आप लोग भी अनुभव किए होंगे। पहले भी कक्षा में 8 में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में सीखा होगा, देखा होगा। 1 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी शरीर की लंबाई बढ़ जाती है, हमारे शरीर का भार बढ़ जाता है, होता है ना, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। हमारे दांत भी गिर जाते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर नए दांत निकल जाते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों का एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या पता चला कि हमारे शरीर की वृद्धि हुई, है ना, हमारे शरीर का ग्रोथ हुआ। हम जो छोटे थे वो छोटे ही नहीं है, हमारे शरीर का आकार बढ़ा, आकृति बढ़ी, वजन बढ़ा, लंबाई बढ़ी, है ना। तो जिस क्या हुआ, शारीरिक वृद्धि हुई। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में
कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है, बल्कि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है, माने शारीरिक बनावट ही बदल जाता है और शारीरिक अनुपात बदलता है और नए लक्षण आते हैं तथा संवेदनाएं में भी परिवर्तन आता है ना। तो ये आप लोग 6th क्लास से ही महसूस करते होंगे कि हम लोग में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है, दाढ़ी आ रहा है, मूछ आ रहा है और बच्चे लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे मेरा तो दाढ़ी निकल गया, अब हम बड़े हो रहे हैं। बहुत खुशी होती है उन लोगों को। 6th 7th 8th क्लास से ही वो इंतजार करने लगते हैं कि अब मेरा दाढ़ी मूछ निकलेगा। कुछ बच्चों की आवाज इतना ज्यादा बदलने लगता है 6th क्लास में कि ऐसे ही पता चल जाता है कि अब ये लोग 12-13 साल के हो गए, है ना। तो इससे बहुत सारा परिवर्तन है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कुछ परिवर्तन तो लड़कियों और लड़कियों में एक समान होते हैं, जैसे कि शरीर के कुछ नए भाग जैसे आर्म पीट, अंडर आर्म्स जो होते हैं और जांघों के बीच कुछ हेयर्स निकल जाते हैं, है ना। और उनका रंग भी गहरा होता जाता है। फिर पैर, हाथ, चेहरे पर भी महीन महीन रोम आ जाते हैं। छोटा 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 बाल आ जाता है हाथ पैर में भी, वो भी आप लोग देखे होंगे, आप लोग अनुभव किए होंगे। फिर त्वचा क्या हो जाता है, खूब ऑयली हो जाता है, जैसे लगेगा कि बहुत चिकना हो जाएगा। और उसके कारण क्या होता है, कभी कभी मुहासे भी निकल जाते हैं। मुहासे यानी कि पिंपल्स। पिंपल्स आप लोग जानते होंगे, बहुत को 9th 10th होते होते बहुत सारा पिंपल्स चेहरे में निकल जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, त्वचा बहुत ऑयली होता है और इसी कारण निकल जाता है। हम अपने और दूसरों के प्रति भी अधिक सजग हो जाते हैं, है ना। तो दूसरी ओर क्या होता है कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो लड़कों और लड़कियों में भिन्न होते हैं। वो भी आप लोग जान रहे हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। लड़कियों में ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र के त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म के बारे में आगे मैं बताऊंगी। और लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ निकल आते हैं और उनकी आवाजें बिल्कुल फटने लगती है, लगेगा कभी लड़की का आवाज है और कभी लड़का का आवाज है। तो ये बहुत सारे अंतर दिखलाई देने लगते हैं लड़के लड़कियों में। और ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं और ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हार्मोन्स के कारण होता है ना। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता है। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता है। जैसे कि लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं। दाढ़ी जब निकलता है शुरू में लड़कों को, तो क्या रहता है, दूर दूर जहां जहां पर छितराया हुआ रहता है और मोटे मोटे बाल परिलक्षित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब अच्छा से ग्रो करने लगता है दाढ़ी मूछ, तो फिर ये वृद्धि एक जैसी हो जाती है, फिर बराबर हो जाती है, पूरा घना हो जाता है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लक्षण दिखलाई देते हैं, परिवर्तन दिखलाई देते हैं। जैसे कि हमारे नाक नक्श अलग अलग है, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, फिर स्तन तथा शिश्न की आकृति एवं आकार भी भिन्न होता है ना। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू है। सेक्सुअल मैच्योरिटी, इसी को कहते हैं हम लोग सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब इतने सारे लक्षण दिखने लगते हैं और इतने सारे लक्षण का आभास होता है, जब हमें पता चलता है, तब इस सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू है। बहुत सारा डिफरेंस ऊपर में आप लोगों ने पढ़ लिया, इसे और भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। और कई बार मैं बता भी चुकी हूँ
कि जटिल प्राणी है, जटिल संरचना है, तो उस हिसाब से विशिष्ट कोशिकाएं भी, विशिष्ट ऊतकें भी कार्य करती है ना। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन एक विशिष्ट प्रकार, इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है। फिर से, लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है, तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है ना। प्राणियों में तो जैसे खास करके मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती है। इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती है। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, तो जनक ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, तो जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप लोग घर में सुनते होंगे, माँ लोग, दादी लोग बोलते हैं कि अब ये लंबा हो गया, अब और लंबा नहीं होगा, अब ये लंबी हो गई, अब और लंबी नहीं होगी, अब ये इसका हाइट इतना हो गया, इतनी बड़ी हो गई, अब और नहीं होगी। उसमें क्या होता है कि सामान्य वृद्धि, हमारा लंबाई एक, या हमारा ग्रोथ जो है एक निश्चित समय पर फिर बढ़ना बंद हो जाता है ना। लोग बोलते हैं 18-20 साल तक लड़के का लंबाई और खिंचाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर वो उतना के बाद रुक जाता है, उससे और ज्यादा लंबाई नहीं होती। उसी तरह लड़कियों में है 16-18 साल तक इनकी लंबाई खिंचाती है, फिर ये लंबाई एक जगह रुक जाती है, धीमी हो जाती है, और जितना लंबा होना होता हो जाता है, और फिर दर्जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इधर मैच्योर होना प्रारंभ कर देता है। तो किशोरावस्था की ये 12 से 15-14 तक जो की अवस्था होती है, किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की इस अवधि को, जिसमें जितने सारे चेंजेज आए, ठीक है, 12 साल से ऊपर हो करके 16-17 तक जितने भी सारे चेंजेज आए, जितने सारे लड़कों में और लड़कियों में एक समान, कुछ में अलग अलग जो परिवर्तन हुआ, उस अवधि को कहते हैं प्यूबर्टी, यानी कि यौवन का आरंभ होना, प्यूबर्टी, है ना। किशोरावस्था की इस अवधि को कहेंगे प्यूबर्टी। अतः वे परिवर्तन जिसकी हमने भी चर्चा की, जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबंध है, ये हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, है ना। हमने अभी पहले ही कहा था कि लैंगिक जनन में जब भी होगा तो दो विभिन्न जीव होंगे, दो जीव होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है, चाहे वो कोई जंतु को ले लीजिए, बिल्ला बिल्ली, डॉग, जो भी ले लीजिए, है ना, तो उनमें मेल और फीमेल दोनों का रहना जरूरी है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मानव के बारे में। तो दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन होगा। तो यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्प पौधों में होता है।
अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। पौधों में क्या था, है ना, जनन कोशिका के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है। पुष्पीय पौधों में अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि और प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके, है ना। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। यौना आरंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन, जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न, इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। मतलब ये भी हमें जानना जरूरी है और ध्यान देना जरूरी है कि वो सेक्सुअली मैच्योर है कि नहीं, है ना। दूसरा जीव लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके, वह उस लायक है या नहीं। और ये हम इस अवधि में अनेक परिवर्तन जो होते हैं, तो जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न इस बात को बतलाता है, इस बात से एहसास दिलाता है या संकेत करता है कि यह लैंगिक परिपक्वता आ रही है ना, सेक्सुअली मैच्योरिटी आ रही है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग संरचना की आवश्यकता होती है ना। व्यक्तियों में क्या होगा, मानव में, मनुष्य में विशिष्ट अंग संरचना की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए शिश्न, पेनिस इसको कहते हैं हम लोग, पेनिस, ठीक है। और स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है ना। कितने दिनों तक रहता है, करीब 9 महीने तक माँ के गर्भ में शिशु पलता है। तो आप लोग को पता होगा, इतना तो आप लोग जरूर जानते होंगे। तो जब माँ के गर्भ में काफी लंबा टाइम रहता है, 9 महीने जैसा रहता है ना। गाय गाय का भी बछड़ा पेट के अंदर 9 महीना रहता है, भैंस का भी 10 महीने रहता है। तो सबका अलग अलग टाइम रहता है, कोई 6 महीना, कोई 2 महीना, कोई 1 महीना। तो मानव में, तो हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो मानव में शिशु माँ के शरीर के अंदर काफी लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है, यानी कि गर्भाशय में रहता है। तो जन्म जब ले लेता है, जन्मोपरांत क्या होता है, वह ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना। आप देखते होंगे हर जगह आप पढ़ते होंगे, बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें माँ का स्तनपान कराना चाहिए। 6 महीने तक इन्हें बाहरी कोई फूड नहीं देना चाहिए, बाहरी पानी या कुछ नहीं देना चाहिए। तो आप लोग हर जगह देखे होंगे, पढ़े होंगे, या हॉस्पिटल में देखे होंगे, या आप लोग के घर में छोटे भाई बहन होंगे तो आप लोग को इतना चीज पता होगा। तो जन्मोपरांत स्तनपान करता है ना। तो इन सभी स्थितियों के लिए माता के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक हो जाता है। जब जन्म के बाद बच्चा जब जन्म लेता है तब वो माँ का स्तनपान करता है ना, माँ का ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सभी स्थितियों के लिए मादा के जनन अंगों एवं स्तन का परिपक्व होना जरूरी रहेगा, है ना। तो तभी तो वो स्तनपान करा सकेगी या 9 महीने तक शिशु को अपने गर्भ में रखेगी। उसके लिए इस उन सब स्थितियों के लिए मादा के जनन अंगों एवं स्तन यानी कि ब्रेस्ट और जनन अंग का परिपक्व होना आवश्यक है। अब हम लोग जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि उतना समझ में आ गया होगा ना। कुछ परिवर्तन क्या होता है दोनों में वो समझ में आ गया। फिर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब हम ये करेंगे, अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। ठीक है, अब तक तो यहाँ पर का क्लियर हो गया, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्यूबर्टी क्या है, किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इतना और समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी। हम्म, तब तक के लिए तब तक के लिए थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स, एंड बाय।